गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। आईएमआरई की 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। आईएमआरई ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ब्रांच के थर्ड ईयर में होती है। ये सब्जेक्ट यानी कि 6th सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है। सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना थियरी है, इसमें इतना ज़्यादा थियरी लिखा हुआ है कि हम लोग बोर हो जाते हैं। इसको पढ़ना हम लोग पसंद नहीं करते हैं। और कभी एग्ज़ाम में याद रखिएगा, थियरी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलवाते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है और हमारे पास ये लास्ट सेमेस्टर बचा होता है कि हम अपने नंबर को बढ़ाएं या फिर इंक्रीज करें। तो क्या होता है कि हम एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में हमारी राइटिंग स्किल एक होती है, ऊपर से हमें कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, वो एक तरीका होता है। जैसे सेमेस्टर करीब आ जाएंगे, एक दिन उस पर वीडियो मैं बना दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखने कैसे हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन को बताया जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको कहाँ पे कैसे लिखना होता है, क्या उसमें हम थोड़ा सा क्रिएशन करें ताकि हमारे नंबर इम्प्रूव हो। देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो ज़्यादा हमारे कॉपी को, इतना उनके पास टाइम नहीं रहता कि एक एक पॉइंट को पढ़ें। इसलिए हमारे एग्जाम में क्या हो जाते हैं कि थोड़े से हमें उसको इम्प्रूवमेंट करना होता है, या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट, मेन पॉइंट ही लिखना होता है। ज़्यादा हम उसको फंसाते हुए ना आगे जाते हुए क्या करते हैं, हम उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर क्या हम उसमें कोटेशन डाल दें, या फिर क्या इंपॉर्टेंट एक लाइन डाल दें जिसकी वजह से उसे वो लाइन देखते ही एग्जामिनर हमें नंबर दे दे। तो हमें क्या थ्योरी सब्जेक्ट में, इसमें मेरे सब्जेक्ट में आपको 45 नंबर तक मिल जाते हैं। 50 नंबर का पेपर इसका होता है और आपको आसानी से 40 नंबर, 42 नंबर ऐसे नंबर मिल जाते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। अगर आप लोग 2 क्लास लिए होंगे तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तीसरी क्लास से एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। पिछले 2 क्लास में हमारे एक चैप्टर ख़त्म हो गया, जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। आज से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस यूटिलाइजेशन का। दूसरे चैप्टर का हमारे जो नाम है वो देख सकते हैं आप, लिखा है संस्थापन एवं पूर्ण चालन की जांच, इंस्टॉलेशन एंड। देखिए क्या है कि जो हमारा जितने भी आईएमआरई के जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि जितने भी हम लिख रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, वो केवल अपने सेंस बेस पे है। बुक में ठीक है, हम बुक का कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी याद कर लेंगे, वो हमें भूल जाएगा। लेकिन हम जितना भी अपने दिमाग में बैठेंगे, अच्छा ठीक है कि ये पॉइंट ऐसे है, या फिर ये ऑफिस में ऐसे काम होता है, ये यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड्स फाइल बनाते हैं, ये जॉब कार्ड बनाते हैं, ये लॉग बुक बनाते हैं, हमें इसको रिकॉर्ड कैसे रखना है। अगर दिमाग में आप इसको बैठा के चलेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में ये है कि जितनी भी हमारी मशीन है उसको हम कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हम उसको हम किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जाएं, उसको हम कहीं पे उसका फाउंडेशन कैसे बनाएं, ये जानना ज़रूरी इस चैप्टर में है। इंट्रोडक्शन में तो ये चैप्टर में हमारा ये था कि ठीक है कि हम कहीं मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, जॉब कार्ड का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। तो रिकॉर्ड के बारे में था कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, या फिर बनवाने ले जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कि हमें किसे निविदा लिखना है, अनुदेश कैसे पालन करवाना है। तो पहले चैप्टर में ये था। दूसरे चैप्टर में हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन को हम इंस्टॉल कैसे करें, मशीन को हम क्या 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 या फिर कैसे उठाएं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट ही है, आपको स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें नोट्स का तो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए जो हमारा पहला इसमें पॉइंट है, यानी कि पहला जो दिख रहा है आपको कि भारी वैद्युत मशीनों को उठाने तथा उतारने के लिए सामान्य मार्गदर्शन, यानी कि जो हमारा है जनरल गाइडलाइन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिक मशीन, यानी कि जो हमारी भारी मशीनें इलेक्ट्रिकल वाली होती हैं, यानी कि जो कंपनी में हम लगाते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर की बात करें कि ट्रांसमिशन और सब और डिस्ट्रीब्यूशन पे हम जो लगाते हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें क्या हम वर्कर से, ठीक है वर्कर तो हम उसको वर्कर से उतरवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है बहुत ज़्यादा हम होने की चांसेस होते हैं कि उसमें लोगों को क्षति हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ मशीनों का प्रयोग करते हैं कि मशीनों से हम उसको उठाएंगे, या फिर जो भी है थोड़ा-सा हम और आगे इसमें देखते हैं कि पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि हाँ ठीक है, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखिए जो मशीनें होती हैं, या फिर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने देखा होगा कि अगर आपने समर ट्रेनिंग किया होगा, तो मशीनें जो हमारा ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है ट्रांसफार्मर, यानी कि बहुत बल्की होता है, उसको मतलब मैनुअली उठाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, वो उठा तो सकते हैं हम लोग, लेकिन मैनुअली उठाना बहुत कठिन है, इसलिए उसके उसके लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मटेरियल हैंडलिंग बाय वर्कर मैनुअली और मशीन। जो भी मटेरियल है, जैसे कि जो इक्विपमेंट मशीन, हम उसको क्या मैनुअली भी हम कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, या फिर मशीन के द्वारा। लेकिन मैनुअली उतना सेफ़ नहीं होता, क्योंकि मैनुअली क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का यूज करके हम
उसको हम मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं या फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर वहाँ पे हमारी जो रस्सी टूट गई या फिर जो भी हम एक सहारा लेके ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, जितने भी लोग वहाँ पे काम करें उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी या फिर बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम, उनको चोट लग सकती है, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है उसके साथ, इसलिए हम ज़्यादा मशीन का ही यूज़ करते हैं। अगर मशीन का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होती है, हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं अपने वर्करों को, और अपने मशीन को भी बचा सकते हैं। देखिए क्या है, अब क्या टेक्निकल ट्रेंड वर्कर की आवश्यकता होती है। ट्रेंड वर्कर का मतलब कि उन्हें समझ में आना चाहिए, उनके पास आइडिया होनी चाहिए कि हम कैसे इसको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, या फिर इस मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए, कौन से टेक्निक लगाए जाएँ। तो वो वर्कर जो है वो ट्रेंड होनी, ऐसा नहीं है कि कोई वर्कर लाए कि इसको मशीन को रखना है तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि इसको हम कैसे उठाना है, इसकी हैंडलिंग कैसी है या फिर क्या है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए ट्रेंड वर्कर चाहिए होते हैं। दुर्घटना व आघात से बचाव है तो सुरक्षा। दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हम मैनुअली इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होती है, दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। इसलिए दुर्घटना से बचाव के लिए जैसे कोई मशीन यूज करें तो अगर वो मशीन उस मशीन के द्वारा अगर हम उस मशीन को उठा रहे हैं तो उसके नीचे कोई ना खड़ा हो, उसके आसपास ज़्यादा वर्कर खड़े ना हो। तो ये सब ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुर्घटना से बचाव के लिए ही होता है। इसमें जितने भी आप आईएमआरई में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है कि आप बचाव कैसे करते हैं, अपनी मशीन का बचाव कैसे करते हैं, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। इन सब पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आईएमआरई पढ़ाने का केवल इतना ही मतलब होता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपके पास कितनी स्किल्ड है, कितना आप समझते हैं अपने ब्रांच को। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो कितना समझ रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच है तो कितना समझ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस है तो कितना समझ रहे हैं। देखिए अभी तक इसमें जो भी इसमें चला है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल का नाम आया है। हाँ आया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मशीनों को ही उठाने की बात हो रही है। तो यानी कि मशीन तो मैकेनिकल ब्रांच में भी होते हैं, सिविल में भी होते हैं। तो यानी कि ये अभी तक जितने भी चल रहे हैं, यानी कि सिविल ब्रांच में भी सेम ऐसे ही होते हैं। आपको कभी कभी कंपनी में काम करने जाते हैं तो हमें पूछ लेता है कि जॉब कार्ड के बारे में जानते हैं या फिर लॉग बुक कैसे बनाएंगे। तो ये सब थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर हम इसको थोड़ा सा पहले जाने रहेंगे तो। ये सब्जेक्ट आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो वो सब्जेक्ट बनाया नहीं जाता, और अगर इतना इम्पोर्टेंट उसके बारे में नहीं होता तो लिखा नहीं जाता। तो यही हम याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनल ईयर में है। तो यानी कि हमें बिल्कुल इसको पढ़ के जाना है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। हमको जेई के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से किताब खरीदने की लिए ज़रूरत नहीं है, अलग से हमें उसके लिए तैयारी करने की, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, उससे बाहर क्वेश्चन जेई के नहीं आते। हाँ, थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स इससे ज़्यादा उसमें कहीं मटेरियल नहीं लिखा होता है, इससे ज़्यादा कहीं मटेरियल यूज नहीं किया इससे ज़्यादा कोई मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान, यानी कि समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से। दक्षता से अधिक का भार न उठाएं, मदद लेने के लिए श्रमिक अपने सहकर्मी से बात कर सकते हैं या फिर उनका सहयोग ले सकते हैं। ये दक्षता क्या, अगर लिखा है कि इस मशीन के द्वारा 5 किलो वाट या फिर 5 किलो हम उठा सकते हैं, तो 5 किलो से तक ही उठाएं, यानी कि 4.5 किलो उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि 5.5 किलो उठा लिए, 6 किलो उठा लिए, तो ऐसा ना करें। अगर ऐसी बात है, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 किलो उठा के आराम से ले जा सकते हैं, तो 5 किलो ही वाला ही सामान उठाएं। अगर वो 20 किलो का सामान, तो आप लोग 2 लोग 3 लोग की मदद ले सकते 2 लोगों की मदद ले सकते हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, और वो जो भी मशीनरी यूज करें वो भी सुरक्षित रहे, आसानी से हो सके। शारीरिक श्रम के स्थान पे मशीन का प्रयोग करें। शारीरिक श्रम का मतलब क्या है, खुद ज़्यादा ना इस्तेमाल करें कोई भी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। देखिए मैनुअली करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको हार्म होने की तो चांसेस होते ही हैं, लेकिन क्या हो जाती है कि मशीन में प्रॉब्लम आने के चांसेस इसलिए क्या होते हैं, अधिक से अधिक अगर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाली मशीन को उठाने में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे क्या होता है, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर हुआ या फिर मशीन के कोई पार्ट्स हुए, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको सावधानी बिल्कुल रखिए कि जैसी उसकी आकृति उसी प्रकार उसे उठाने का प्रयास करें, उसके आसपास ना रहें। तो ये सारी सावधानियाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य करते समय श्रमिक की पीठ सीधी होनी चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप हमेशा अपनी पीठ को सीधा रखें, ताकि जो आप जो भी मशीन उठा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं,
तो क्या हो जाती है, आपको एक पूरा बैलेंस मिल सकता है। बैलेंस आपके ऊपर होता है कि देखिए ये लाइन लिखने का ठीक है, बुक में तो लिख दिया, लेकिन बैलेंस वो वर्कर पे डिपेंड करता है कि वर्कर अगर ट्रेंड है तो वो किसी भी तरह ले जा सकता है, किसी भी तरह वो अपने टेक्निक को इस्तेमाल करके ले जा सकता है। देखिए नोट्स में मैंने पेज नंबर लिख दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पेज नंबर के हिसाब से पीडीएफ मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए क्या होता है, कुछ मशीन है जो हम भारी मशीन, कुछ देखिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो भी मशीनरी यूज़ करते हैं, जो हम अपने भारी मशीनों को यानी भारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या मशीन को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है पुली। पुली हमारा एक होता है। पुली का मतलब क्या होता है, जैसे अब पहले क्या नहीं, पहले कुएं में एक होता था कि व्हील्स होते थे, कि पहले हमारा क्या कुएं में इस प्रकार का होता था, फिर बीच में यहाँ पे लगा होता है, घिरनी लगी होती, जिसकी क्या रस्सी लगी होती थी। तो क्या करते थे, इसमें हम अपने बाल्टी को, इसमें अपने बाल्टी को लगा देते थे, फिर इस रस्सी को खींचते थे यहाँ पे, तो बाल्टी ऊपर आ जाता था। तो सेम यही वाला जो इस तरह का होता है, उसको पुली कर सकते हैं। इसको डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं, डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं, या फिर अगर आपको डायग्राम की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, नोट्स के साथ हम लोग डायग्राम को भी मर्ज करके आप लोग के पास भेज देंगे। पुली, पुली का मतलब सिर्फ यही है सिंपल, कि यहाँ पे गिरने की तरह होता है, जिसकी वजह से जिसमें रस्सी लगी होती है, उस रस्सी की सहायता से क्या करते हैं, उस चीज़ को उठाते हैं आप एक प्रेशर देकर। फिर आता है हस्त हाइस्ट, मतलब कि क्या होता है, उसमें क्या होता है, हाथ से हम क्या मैनुअली, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने जूस निकालने वाली मशीन को देखा होगा, मैनुअली चलाते हैं, उसी प्रकार हाइस्ट होता है। उससे क्या करते हैं, हाथ से कुछ लोग मिलके उसको खींचते हैं, जिसकी वजह से उस रस्सी को रस्सी से बांध के उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। एक हमारा फिर अगला आता है इलेक्ट्रिक हाइस्ट, मतलब क्या, एक मैनुअली होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है। हाइड्रोलिक होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रक होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रक का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का ट्रक का मतलब ये, आप देखिए हाइड्रोलिक जहाँ भी चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। हाइड्रोलिक चीज़ का ही ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे किसी मशीन को उठाने के लिए या फिर उतारने के लिए। जैसे क्या है कि दरवाज़ों में भी हाइड्रोलिक हम लगाते हैं, क्लोजर लगाते हैं, कि अपने आप वो बंद हो जाता है। तो इसमें क्या आती है, हाइड्रोलिक में क्या होती है, ऑटोमेटिक एक सुविधा आती है कि ठीक है, हमने उसको सेट कर दिया, वो अपने आप उसको लोड को उठा देगा। हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए मशीन को भी चलाने की, वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है क्रेन। क्रेन आप सभी लोगों ने देखा होगा, उससे सामान उतारते हुए देखा होगा, जाते हुए देखा होगा कि क्रेन में क्या होता है, वो एक ट्रक से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसी प्रकार उसमें यहाँ पे एक कुंडी की तरह से लगी होती है। यहाँ पे इससे क्या करते हैं, इसमें कोई भी अगर ये हमारा मशीन हो तो इसमें क्या करते हैं, इसमें उसको फंसा के इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो क्रेन आप सभी लोग देखे होंगे, ट्रेन के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। अब अगला हमारा है कि भारी वैद्युत मशीनों को उठाने तथा उतारने के लिए ली जाने वाली सावधानियाँ। कि देखिए ठीक है, हमारे पास तो अब इक्विपमेंट है, हम क्रेन का यूज़ कर सकते हैं, पुली का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रक का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर सावधानी नहीं रहेगी तो फिर दुर्घटना घटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कुछ निम्न सावधानियाँ, पहला क्या है, प्रयोग की जाने वाली हॉइस्ट तथा जो उत्थापक मशीन है, यानी कि जो हम मशीन यूज कर रहे हैं, जो हमारा मशीन होता है वो हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्की मटेरियल का होना, ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम का बना हो, वो मतलब एक हार्ड आयरन का बना होना चाहिए, यानी कि मजबूत बना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मशीन को उठाते बहुत उसका पार्ट टूट जाए, या फिर उसमें कोई दिक्कत है, तो किससे क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त लोग हो सकते हैं। तो ये सावधानी रखने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी मशीन हम यूज़ करें वो मजबूत हो, उसकी दक्षता इतनी हो कि जो मशीन हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं, उठाने वाले हैं या उतारने वाले हैं, उसमें वो समर्थ हो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखने या क्लियर करने वाली बात है। जिसकी अनुरक्षण भी समय समय पर किया जाना चाहिए, बिल्कुल है। अगर वो मशीन है तो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल किया जाना चाहिए, उसकी ग्रेसिंग करनी चाहिए, उसमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है, और उसमें कोई कॉरोजन की प्रॉब्लम तो कॉरोजन के लिए हमें उसे पेंट करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ को बिल्कुल करने की ज़रूरत, बार बार उसकी टेस्टिंग, अगर इलेक्ट्रिक है तो बार बार टेस्टिंग की ज़रूरत होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर हॉस्ट तथा इसके पार्ट को जाँच करना। पार्ट की जाँच करने का मतलब हाँ, कि कहीं टूट नहीं रहा है, कहीं क्रैक नहीं आ रही है, या फिर कहीं कोरोजन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, या फिर ऑयलिंग की कमी नहीं है, ग्रेसिंग की नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम टाइम से उसको देखते रहें और उसके पार्ट्स को जाँच करते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए अगला क्या है, क्रेन पर भार लिखा होना बहुत ज़्यादा। देखिए
क्रेन पे हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या फिर मैनुअल यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखना होता है, हमें कोटेशन लिखा हो कि हाँ ये इतने भार को उठाने में समर्थ है। अगर 5 किलो उठाने में लिख लिए हैं, 5 किलो है, 20 किलो उठाने के लिए, तो ऐसा कि ये लिखने होने से क्या हो जाता है कि हम एक अपने अंदर सतर्कता लाते हैं, या फिर लोगों को बताने के लिए भी होता है कि ये बताने के लिए भी हो जाता है कि ठीक है कि आप देखिए इससे इधर इससे ज़्यादा मत उठाइएगा ये लोड इससे, क्योंकि हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। या फिर अगर ख़राब हो या ना हो, टूट गई तो क्या होगी, हमारी एक तो मशीन की हमारी क्षति हुई, वहाँ पे वर्कर जो आसपास हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्षतिग्रस्त वो हुए। फिर जो हमारी मशीन है जो उठा रहे थे शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए समय समय पर इन सब की जाँच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए इसीलिए जो हमारे कंपनी होती है या फिर कहीं पे भी हमारे वर्कशॉप होते हैं या फिर जो भी लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, हम वर्कर रखते हैं ताकि उनको समय समय पे वो चीज़ें कर सकें, साफ़ सुथरा कर सकें, ग्रीसिंग कर सकें। उन सब के लिए वर्कर बनाए जाते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि हमें हर बार उस चीज़ को बताने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमें अगर एक डिपार्टमेंट या फिर एक ऑफिस, एक लैब बना देंगे उसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि हाँ वहाँ के वर्कर को तो पता है, कोई और यूज़ कर रहा है तो उसे बताएँगे। एक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, डिस्क्लेमर वहाँ दिया जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान में रखने के लिए। अब देखिए क्या है आगे, केवल कुशल श्रमिक ही मशीनों को चलाएं। कुशल श्रमिक मतलब कि जो ट्रेंड हों, जो चलाने में समर्थ हों, जो मशीन को चलाने के लिए जानते हों, जिनको ट्रेनिंग दिया गया हो, वही उसको चलाएं। लटके हुए भार के नीचे कोई व्यक्ति ना खड़ा हो। अरे ये तो सिंपल है, ये आपको भी समझ में आ रहा है कि कोई अगर ऊपर आपके छत के ऊपर कोई चीज़ लटका हुआ तो उसके नीचे ना खड़ा, क्योंकि कभी भी वो टूट सकता है अगर वो ओवरलोडिंग हुई या फिर कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो मशीन है। आदमी तो है नहीं कि ठीक है हाँ उसको रोक सकते हैं, मशीन है। जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आई या फिर अचानक, हमें इतना जल्दी तो पता नहीं चलता है कि ठीक है कि अगर ओवरलोडिंग हो गई, अचानक वो टूट गया, तो फिर क्या हम रोक तो नहीं सकते ना, सावधानी रख सकते हैं। तो सावधानी क्या, अगर कोई भी चीज़ हम लटका हुआ है यानी कि किसी चीज़ को, किसी भार को हम उठा रहे हैं, तो उसके नीचे या फिर आसपास तक थोड़ा दूरी बना के रखें, ताकि क्या हम भी सावधान रहें, मशीन और हम अपनी तो सावधान रहेंगे लेकिन श्रमिकों को भी सावधान कर सकते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हुकों को ठीक प्रकार से लगाना। ये सब बेसिक चीज़ें, ये सबको आपको पता है कि हुक क्या मतलब, कि कहीं पे जो हम जहाँ भार उठा रहे हैं जो लगा होता है, तो क्या होता है उसको अच्छे से फंसाएं। ऐसा ना हो कि हल्का सा लगा है तो क्या हो गया कि एक ही जगह पे उसका भार लगे जिसकी वजह से वो टूट जाए, तो ऐसा नहीं, हुक को सही लगाएं। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरण, मशीन संचरण एवं वितरण लाइनों का परीक्षण तथा पूर्ण चालन की जाँच। अब जो हमारा मशीन है, इक्विपमेंट है, उसकी जाँच कैसे करते हैं, कितने टाइप से, जो हमारा मशीन है कैसे जांच कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, किस किस मशीन का जांच करेंगे, वो जानना थोड़ा ज़रूरी है। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए 3 फेज मोटर का पर किया जाना है। अब देखिए 3 फेज मोटर पे भी टेस्टिंग की जाती है। आप लोग को मशीन सेकेंड आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें बिल्कुल 3 फेज की टेस्टिंग दिखाई गई होगी। 3 फेज का वर्किंग आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को मशीन पढ़ना है या फिर मशीन के क्लियर नहीं है पार्ट, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ना है, तो उसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग की जो क्लास होंगे वो एग्ज़ाम के बेस पे होंगे, जैसे जेईई का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो क्लास होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं जेईई की क्लास या फिर आप मशीन की क्लास या फिर जो भी क्लास चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए जितने भी टीचर हैं, जो भी आपको सोहन सर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी सर पढ़ा रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने हाथ से लिख के अच्छे से पूरे ऐसे कंटेंट लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई इधर उधर का फर्जी कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे राइटर, स्टैंडर्ड राइटर की बुक से लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको लिखावट कम दिखे, ज़्यादा हमारी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि हमारी आवाज़ जितनी ही आप सुनेंगे या फिर जिस टॉपिक के हम बारे में जितना बोलेंगे वो आपको उतना ही समझ में आएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, और इसको देखिए, और चैनल और जितने भी लिंक है उसको आप लोग शेयर करते रहिए, जो भी क्लास के लिंक है, ताकि और लोग को भी पता चलेगा और लोग भी देखेंगे तो अच्छी बात है। और देखिए जो 3 फेज मोटर पर टेस्टिंग करने वाली बात है वो देखिए क्या है, एक है प्रारूप टेस्टिंग, यानी कि जिसको टाइप टेस्टिंग कहते हैं, सामान्य परीक्षण, रूटीन टेस्टिंग, पूर्ण चालन परीक्षण होता है, विशेष परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, विकास परीक्षण, अनुरक्षण जाँच एवं परीक्षण। देखते हैं क्या होता है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग मशीन में पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा
एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्या है, पॉइंट वही लिखिएगा जो लगता है कि हाँ एग्ज़ामिनर को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, या फिर अ, ये पॉइंट अच्छा है वो लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि प्रारूप यानी कि टाइप टेस्ट में यह परीक्षण भारतीय संस्थान द्वारा यानी कि आईएसआई निर्देशित विशिष्ट के आधार पर नए इंडक्शन मोटर पर उसके डिज़ाइन को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी कि टाइप टेस्टिंग किस लिए किया जाता है कि हम अपने जो हमारा इंडक्शन मोटर उसकी डिज़ाइन कैसे करें, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे बनाएं, उस डिज़ाइन के लिए यानी कि प्रारूप जो हमारा परीक्षण होता है सिंपल डिज़ाइन के लिए किया जाता है कि मशीन की हम डिज़ाइनिंग कैसे करें, उसको हम बड़ा रखें, छोटा रखें, बहुत बड़ा। देखिए हम अपनी इलेक्ट्रिक मशीन को क्या बहुत बल्की नहीं बनाना चाहते हैं, बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक आईएससी द्वारा मानक मिलता है कि हाँ ठीक है, इससे बड़ा आप इस चीज़ को नहीं बना सकते हैं। तो उसका पालन करते हुए उसके डिज़ाइन को निश्चित करना, यानी कि प्रारूप टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसके डिज़ाइन को निश्चित करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास सामान्य परीक्षण यानी कि रूटीन टेस्टिंग। मोटर के दोष मुक्त होने का पता लगाया जाए, और यह संस्थापन स्तर पर ही होता है। यानी कि जब हम किसी मशीन को कहीं भी फाउंडेशन की जगह पे हम उसको इंस्टॉल करने जाते हैं, जैसे कि आपके लैब में अगर कोई मशीन लगने आ रहा है, तो उसी समय पे ये टेस्ट किया जाता है कि क्या उस समय कोई इसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है, ये दोष मुक्त होना चाहिए, इसमें लगाते समय इसमें फ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो इस ये क्या रूटीन टेस्ट में हम करते हैं। स्पेशल टेस्ट में क्या करते हैं, स्पेशल टेस्ट क्या होता है, कुछ चीज़ों पे ही किया जाता है, सब पे रूटीन टेस्ट नहीं, सॉरी स्पेशल टेस्ट नहीं किया जाता है। ये परीक्षण अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई मशीन है, उसकी बैंडिंग में कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई हमारी बैंडिंग है उसकी इंसुलेशन ख़राब हो रही है, तो अगली बार जो हम इंसुलेशन उसका यूज़ करें वो थोड़े से डिफरेंट यूज़ करें, या फिर ऐसा यूज़ करें, उसको टेस्ट करके ऐसा यूज़ करें ताकि हमारे पास क्या हो, कोरोजन ना हो, या फिर उसकी जो भी करंट लीक ना हो वहाँ पे, या फिर जो भी जैसे कि जिंक की कोटिंग अगर हम कर दे रहे हैं, तो जिंक की कोटिंग के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उसकी कलर इफेक्टिंग आती है, या फिर जो अपने आसपास की चीज़ों का क्या हो जाता है, वो आयोनाइजेशन करता है। तो ये एक बहुत बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम आती है जिंक के साथ। तो ये सब चीज़ें उसमें थोड़ा सा हमको देखना रहता है। अब अगला पॉइंट हमारा देखिए, इसमें दिख रहा होगा आप लोग को कि पूर्ण चालन परीक्षण है। पूर्ण चालन परीक्षण मतलब ये इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद एक बार ऑन लोड पे, एक बार विदाउट लोड पे। यानी कि जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल करने जाते हैं, किसी फाउंडेशन पे लगाते हैं, तो क्या करते हैं, उसी टाइम पे इसको टेस्ट किया जाता है। एक बार हम मैकेनिकल लोड के साथ, यानी कि जो भी उस मशीन से जो भी हम लोड चलाना चाहते हैं उसके साथ करते हैं, और एक बार बिना लोड के, दोनों में देखते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें क्या लोडिंग है या फिर क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं, उसके बाद ही हम उस मशीन को इंस्टॉल वहाँ पे करते हैं। और अगर बात रही कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कुछ और पॉइंट, जैसे विश्वसनीय परीक्षण, विकास परीक्षण, तो ये क्या है, ये पॉइंट आप खुद लिख सकते हैं। जैसे कि विश्वसनीय परीक्षण है, रिलायबिलिटी का क्या, कि मतलब हाँ विश्वसनीय है कि नहीं है, कि देखिए अगर उसकी बाइंडिंग कॉपर की हुई है, यानी कि सब प्रॉपर है, तो वो विश्वसनीय तो होगा ही बिल्कुल, क्योंकि उसके जो भी हमारे कोटेशन मिलते हैं या फिर जो भी उस पर डिटेल्स होती हैं, उसको डिटेल्स को जानने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि वो अच्छा है कि नहीं। ब्रांड एक होता है हर चीज़ की, ब्रांड की अगर ब्रांड अच्छी ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छा होता है। विकास परीक्षण मतलब कि ठीक है, कोई भी मशीन हम लगा रहे हैं, उस मशीन में से हम और मतलब दक्षता कैसे ले सकते हैं, उस मशीन से और काम कैसे ले सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाती है, डेवलपमेंट टेस्ट उसका हो जाता है। मेंटेनेंस में क्या हो जाता है कि एक मिलती है कि डिटेल कि हाँ इसको 3 महीने पे मेंटेन करना है, या फिर 4 महीने पे मेंटेनेंस करना है। तो एक रिकॉर्ड कार्ड मिलती है जिसकी वजह से हम उसको टाइम टाइम पे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये अगला पॉइंट इसका है, और आज का लास्ट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या है कि मोटर मशीन के संस्थापन विधि एवं कार्य समय मशीन के, देखिए कुछ यही है कि कितने लोड को, पावर को हम लो बोलते हैं, कितने को हम हाई बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, और पूछे ना पूछे आपको लिखना जरूरी है। अगर आप IMR में ये सारे पॉइंट लिख के आते हैं तो मेरे ख्याल से आपके नंबर इंप्रूव होंगे और आपके नंबर अच्छे होंगे। अगर देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे बुक से इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेली देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे पास पुराने भी नोट्स हैं, हम लोग भी अपने नोट्स से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग आप लोग के लिए अलग से नोट्स बना रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई। क्योंकि हम लोग क्या है कि कुछ चीज़ें हम जो समझते हैं उसको लिखते नहीं हैं, इसीलिए क्या है कि जो हम लोग आपको नोट्स दिखा रहे हैं, या फिर जो जिससे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने हर पॉइंट को लिखा है। या फिर आपको पता हो या ना पता हो, नहीं पता है तो भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर 100 किलोवाट का कोई चीज़ है तो उसको हम लो पावर के अंदर काउंट करते हैं। 100 किलोवाट का अगर कोई चीज़ है उसको लो पावर में काउंट करते हैं। 100 से अगर 1000 किलोवाट का पावर, उसको मीडियम में पावर काउंट करते हैं। और अगर 1000 से अधिक है तो उसको हम हाई पावर में काउंट करते हैं। एक बार यूपीएसएल के जेई में क्लियर आया था कि अगर किसी मशीन की टेस्टिंग में हमारी मीडियम पावर कितनी होनी चाहिए, या फिर मीडियम पावर क्या होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें पूछ लिया था, जिसमें क्या था कि क्लियर नहीं हो पाती लोगों की कि हाँ ठीक है, मीडियम पावर कितने तक होती है, या फिर लो पावर कितने तक होती है, हाई पावर कितने तक होती है। तो उसको बिल्कुल क्लियर रखिए। आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल आप लोग इसको शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर देखिए आप लोग से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग पसंद करेंगे, देखेंगे वीडियो को, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छे कमेंट करेंगे। अच्छे कमेंट तो आप तभी करेंगे जब आपको पसंद है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप आपको मतलब जो समझ में नहीं आया उस पे भी आप अच्छा बोलें। आपको जो समझ में नहीं आया बिल्कुल उस कमेंट में लिखिए, क्योंकि देखिए कमेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिख सकें, हमें बता सकें कि क्या दिक्कत है। थैंक यू।